स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जब मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यतेन जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस ग्रेट और अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत आप सभी का हमारे इस सेगमेंट में, जहां आप और मैं हम मिलकर डिस्कस कर रहे हैं, जी हां, एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्थात परमाणु संरचना। ये टॉपिक हमारा चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्थात परमाणु संरचना। चलिए, इसी अध्याय पर बात कर रहे हैं हम लोग, परमाणु संरचना। पिछली क्लास तक मैंने आप लोगों को क्वांटम संख्याएं पढ़ाते हुए, ठीक है जी, क्वांटम संख्याएं जो है उनकी परिभाषा बताई और मुख्य क्वांटम संख्या जो है इसके बारे में भी बताया। आज की क्लास के अंदर अगली क्वांटम संख्या जो है उसके बारे में बात करेंगे, है ना। नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर है उसके बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को। और हमारी ये क्वांटम संख्या जो है, दूसरी क्वांटम संख्या जो है, उसका नाम अपने पास क्या है? उसका नाम है अपने पास द्विगंशी क्वांटम संख्या। कौन सी क्वांटम संख्या? द्विगंशी क्वांटम संख्या, जी हां। चलिए, क्या नाम है? द्विगंशी क्वांटम संख्या। कौन सी संख्या? द्विगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है जी। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है जी। यह है द्विगंशी क्वांटम संख्या। और द्विगंशी क्वांटम संख्या के अंतर्गत जब हम लोग बात करते हैं, इसका एक नाम और बताया था मैंने, आप लोगों को याद हो तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों से कहा था कि इसे भौम क्वांटम संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भौम क्वांटम संख्या भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये भी याद रखेंगे हम लोग। क्या नाम बताया था हमने आपको इसका? इसे कहते हैं भौम क्वांटम संख्या। कौन सी संख्या? भौम क्वांटम संख्या भी कहते हैं, ठीक है, संख्या भी कहते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर मतलब भौम क्वांटम संख्या, पहली बात, ठीक है। चलिए, हाँ, दूसरे नंबर पर अगर हम लोग बात करते हैं, सेकंड नंबर पर अगर हम लोग बात करते हैं, तो हम लोगों को यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि भौम क्वांटम संख्या को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एल से। इसे किससे दर्शाते हैं? एल से दर्शाते हैं। एल लॉन्जिट्यूडिनल दर्शाते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें इनके बारे में, जो क्वांटम संख्या है, ठीक है ना, जी हां, क्या जो क्वांटम संख्या है इसके बारे में किसने बताया? ये एक बड़ा प्रश्न होता है हमेशा कि इस क्वांटम संख्या के बारे में किसने बताया। तो भाई, इस क्वांटम संख्या के बारे में बताने वाला जो व्यक्ति है या जो वैज्ञानिक है वो है कौन? सोमरफील्ड, ठीक है ना, जी हां। क्या इस क्वांटम संख्या के बारे में सोमरफील्ड ने बताया? और मेरे सखा, ये क्वांटम संख्या जो है ये उपकोष को बताती है। उपकोष मतलब sp d या f कौन सा है उसको बताएगी। साथ में ये भी बताएगी कि बहु इलेक्ट्रॉनी जो परमाणु है उसकी ऊर्जा क्या है। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की ऊर्जा के बारे में भी बताती है, ठीक है ना। किसके बारे में? ऊर्जा के बारे में। तो सिंपल सी बात क्या है अपने पास? इस संख्या के बारे में कौन बताता है? जी, सोमरफील्ड ने बताया। किसने बताया? सोमरफील्ड ने बताया, ठीक। और ये संख्या क्या बता रही है ये भी बताता हूं मैं। यह संख्या जो है वो क्या बताती है, ठीक है ना, या इस संख्या के द्वारा क्या क्या बताया जाता है। तो वापस से सुन लो, ये संख्या जो है वो उपकोष को दर्शाती है, पहली चीज। दूसरे नंबर पर अगर हम लोग बात करें तो ये और क्या दर्शाती है? हाँ, दूसरे नंबर पर ये दर्शाती क्या है ये भी ध्यान से सुन लो, ये बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु की ऊर्जा दर्शाती है, ठीक है। यह संख्या
उपकोष को बताती है। किसको बताती है? उपकोष को बताती है तथा बहु इलेक्ट्रॉनी परमाणु की ऊर्जा भी दर्शाती है। ठीक है ना, एनर्जी भी बताती है। रही बात अपने पास क्या कि सर इसका मान कैसे निकालेंगे हम लोग, है ना, क्या सर इसका मान कैसे निकालेंगे? तो आप लोगों को यह ध्यान में रखना होगा कि इसका मान हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर इसके अलावा एक चीज और है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है ना, ये कक्षक का त्रिविमीय आकार या आकृति जो होती है वो भी बताती है। ये संख्या जो है वो कक्षक का क्या बताती है? त्रिविमीय आकार या आकृति भी बताती है। ठीक है, अगला पॉइंट, यह संख्या कक्षक का त्रिविमीय आकार जिसे हम लोग आकृति कहते हैं ये भी बताती है। ठीक है ना, त्रिविमीय आकार जो होता है इसको भी बताती है। ठीक है ना, इसको भी बता रही है ये। सिंपल बात ये है। अब आगे की बात सुनो भाई साहब, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक होती है। कितनी होती है? n-1 तक होती है। L का मान या फिर जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है इसके मान की बात करें, L का मान सदैव किससे कम होता है? n से कम होता है। n से कम होता है। ठीक है ना, और भाई L के संभावित मान जो होते हैं, L के संभावित मान क्या होते हैं ये सुनो। L के जो संभावित मान हैं इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से सुन लो। ये होते हैं 0 से लेकर n-1 तक। ठीक है ना, क्या सखा? 0 से लेकर n-1 तक इनके मान होते हैं। अब रही बात अपने पास ये कि सर ऐसा कैसे है, तो देख लो, जैसे मान लो कि n बराबर कितना है? 2 है, तो L के मान क्या क्या होंगे? तो भाई साहब L बराबर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। 2 - 1 करोगे तो 1 ही आएगा। या फिर सपोज करो कि n बराबर 5 है, तो L के क्या क्या मान हो सकते हैं? जी हाँ, L के मान हो सकते हैं 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकता है और 4 हो सकते हैं। समझ गए क्या कि L का मान जो होगा वो हमेशा 0 से लेकर n-1 तक होगा, जो भी वैल्यू होगी। ठीक है ना जी, कहां तक? n-1 तक होगा, यहां तक वैल्यू होगी। अगर n का मान 3 होता तो L के मान कमेंट करके बताओ क्या क्या हो सकते हैं। n का मान 3 होता तो आप कैलकुलेट करके बताओ, मतलब कमेंट करके बताओ कि n जो है उसका मान 3 होने पर L अर्थात द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान क्या क्या हो सकता है। जल्दी बता दो भाई। चलिए, कह रहे गुड मॉर्निंग सर। अरे भाई 6:30 बजे के बाद भी अगर आप कमेंट करके गुड मॉर्निंग कह रहे हो तो भाई साहब उसी बात को मानते हो कि जब जागो तभी सवेरा। ये दिक्कत हो जाएगी मेरे भाई। बहुत बढ़िया। 0, 1 और 2, 1, 2, 3 नहीं भाई, 0, 1, 2 क्या होंगे? 0, 1, 2। ये हमारे पास L के मान जो है वो संभव है सखा। ठीक है, चलिए ये तो हमें पता चल गया है। अब और आगे की बात बता देते हैं S कक्षक के लिए। किसके लिए? S कक्षक के लिए n का मान तो 1 होता है मगर L की वैल्यू 0 होती है। P कक्षक के लिए n का मान 2 होता है मगर L की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है ना। ये मान भी आप लोगों को ध्यान में रखने होंगे जो आगे मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए देखो, S कक्षक के लिए
किस कक्षक के लिए, एस कक्षक के लिए एल का मान हमेशा कितना होता है, 0। किस कक्षक के लिए, एस कक्षक के लिए। वहीं पर जब बात आएगी पी कक्षक की, तो पी कक्षक के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी, एल बराबर 1। बात आएगी डी कक्षक की, तो डी कक्षक के लिए एल बराबर कितना होता है, 2, ठीक है ना। और एफ कक्षक के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, एफ कक्षक के लिए एल की वैल्यू क्या होगी भाई साहब, एल बराबर होगा 3, ठीक है ना। जी हां, क्या सिंपल बात समझ लो, क्या है, एस के लिए एल की वैल्यू 0 होगी हमेशा, पी के लिए एल की वैल्यू 1 होगी, डी के लिए 1 2 होगी और एफ के लिए कितनी होगी, 3 होगी। ये वैल्यू हमेशा ध्यान में रखनी है, हमेशा वैल्यूज जो है वो ये ही रहेंगी, ठीक है ना, हमेशा वैल्यूज जो है वो ये ही रहेंगी। अब आगे की बात बताता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए, यहां पर आप लोगों को यह भी ध्यान होना चाहिए, ठीक है, क्या आप लोगों को यह भी ध्यान होना चाहिए कि एस, पी, डी और एफ इनकी फुल फॉर्म्स क्या है, इनके नाम क्या है ना। देखो एस, पी, डी, एफ जो है, ये जो उपकोषों के संकेत है ना, एस, पी, डी, एफ, ये शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल, ये स्पेक्ट्रमी रेखाओं के पहले अक्षर है। क्या है ये, स्पेक्ट्रमी रेखाओं के पहले अक्षर है, ठीक है। चलिए देखो, उपकोष एस, पी, डी व एफ क्या है, स्पेक्ट्रमी रेखाओं के पहले अक्षर हैं जो देखो किस प्रकार से है, सॉरी, हरिओम, निम्न प्रकार है। किस प्रकार है, S4 होता है शार्प, P4 होता है प्रिंसिपल, D4 होता है डिफ्यूज्ड, ठीक है जी, और F4 होता है फंडामेंटल, है ना। एस, पी, डी और एफ ये इनके नाम है, ठीक है ना। जी हां, क्या ये इनके नाम है, एस, पी, डी, एफ, ये क्या है, इनके नाम है, तो हमें ये ध्यान रखने हैं, है ना। अब आगे की बात बता देते हैं हम आपको कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रॉन के कक्षक कोणीय संवेग पर भी निर्भर करती है। और कक्षक कोणीय संवेग जो है वो किस पर निर्भर करता है, द्विगंसी क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है ना। क्या द्विगंसी क्वांटम संख्याओं पर निर्भर करता है। और लाड लो फिर वही प्रश्न कि सर द्विगंसी क्वांटम संख्याओं पर निर्भर कैसे करता है, तो मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए, तो हम ये कह रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा किसकी ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पर निर्भर कर रही है, कक्षक कोणीय संवेग पर निर्भर करती है। किस पर, कक्षक कोणीय संवेग पर निर्भर करती है, ठीक है। कक्षक कोणीय संवेग पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है, ठीक, निर्भर करती है, पहली बात। दूसरी बात और सुनो अब आगे की, है ना। दूसरी बात जो है वो और सुनो, जो कक्षक कोणीय संवेग है वो द्विगंसी क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। कौन, कक्षक कोणीय संवेग द्विगंसी क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है।
किस पर? द्विगंसी क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। संख्या पर निर्भर करता है या इस पर डिपेंड करता है? ठीक है ना? जी हां, निर्भर करता है। और भाई जब हम लोग बात करते हैं इसकी कि सर मान लिया कि जो ऊर्जा है वो कक्षक कोण, जो कोणीय संवेग है उस पर निर्भर करेगी, ये भी मान लिया कि कोणीय संवेग जो है वो द्विगंसी क्वांटम संख्या पर निर्भर करेगा, मगर निर्भर कैसे करेगा? तो आपको इस बात का सूत्र जो है वो पता होना चाहिए। क्या? जी हां, कि कक्षक कोणीय संवेग क्या होता है। तो भाई साहब यहां से कक्षक कोणीय संवेग जो है, संवेग, क्या? कक्षक कोणीय संवेग जो है ये बराबर होता है h/2 इंटू रूट ऑफ l इंटू l+1। किसके बराबर होता है? h/2 इंटू रूट ऑफ l इंटू l+1, इसके बराबर होता है। ये होता है कक्षक कोणीय संवेग। ठीक है, कक्षक कोणीय संवेग का जब भी मान निकालना होगा यहां रखेंगे वैल्यू, l का जो मान होगा उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि h का मान तो पहले से निर्धारित है। h प्लांक स्थिरांक है, बोलो हाँ के ना? पता है ना, h प्लांक स्थिरांक है, पाई तो पाई है ही, l जो है वो क्या है भाई साहब? l जो है वो द्विगंसी क्वांटम संख्या। तो मान किस पर निर्भर कर रहा है? पूरा का पूरा द्विगंसी क्वांटम संख्या पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि h का मान तो हमेशा सेम रहने वाला है, ये तो कभी बदलने वाला है ही नहीं। ठीक है ना? जी हां, चलिए आगे की बात करते हैं। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है ना? जी बिल्कुल, ये सूत्र है। यहां एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो बता देता हूं जिस पर थोड़ा ध्यान देना। अगर आपसे कहा जाए कि s कक्षक के लिए कोणीय संवेग ज्ञात करो, तो s कक्षक के लिए कोणीय संवेग कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि l की वैल्यू 0 है। अब यहां पर जैसे ही आप वैल्यू कितनी रख दोगे? 0 रख दोगे, तो सब कुछ 0 होता चला जाएगा, शून्य हो जाएगा, है ना? जी हां, क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। 0 का गुणा इससे करोगे 0 हो जाएगा सब कुछ। समझ गए? बहुत बढ़िया। इसीलिए बता रहा हूं कि s कक्षक की जो ऊर्जा होती है ना वो किस पर डिपेंड करती है? वो हमेशा मेरे सखा इस बात पर ध्यान देना, s कक्षक की जो एनर्जी है वो मुख्य क्वांटम संख्या पर ही निर्भर करेगी। ठीक है ना? जी हां, क्या? मुख्य क्वांटम संख्या पर ही निर्भर करेगी। ये भी बता देते हैं, क्या? s कक्षक के लिए कोणीय संवेग का मान कैसा होता है? 0 होता है। कैसा होता है? 0 होता है। ठीक है ना? जी हाँ, तो सिंपल सी बात है, L बराबर 0 है। क्यों है? चूंकि L बराबर कितना है? 0 है, इसलिए इसके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सिंपल बात है। वहीं अगर हम लोग अगर आगे बात करें, इसीलिए अतः किसका? s कक्षक की ऊर्जा जो होती है वो मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। एनर्जी जो है किस पर निर्भर करेगी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करेगी, मुख्य क्वांटम संख्या। और मुख्य क्वांटम संख्या क्या है? n होती है। n पर ही क्या करती है? निर्भर करती है, डिपेंड करती है। किस पर निर्भर करती है? n पर निर्भर करती है। ये है अपने पास सीधी सीधी बातें। ठीक है ना? ये है सीधी सरल और आसान बातें। चलिए एक बार आप इसको नोट कर लो, इसके बाद मैं आप लोगों को चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में बताता हूं। पहले इसको नोट कर दो फटाफट फटाफट।
जल्दी जल्दी से इसको नोट कर लो, है ना। इसके बाद अगली क्वांटम संख्या के बारे में बात। करो भाई फटाफट नोट, है ना। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है उसके बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में बात करेंगे। हाँ, ये है अपने पास Hg मिथाइल क्वांटम नंबर। इस संख्या के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम है सोमरफेल्ड। किसने बताया इसके बारे में? सोमरफेल्ड ने बताया है, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। और हमने फिर ये भी बताया कि इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये उपकोष की संख्या को भी बताएगी, उपकोष को भी बताएगी, और बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु की एनर्जी को भी बताएगी। सारी चीजें बताएगी ये, ठीक है ना। जी हाँ, चलिए आगे बढ़िए। ये नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये नोट कर लो, फिर अपन लोग आगे बढ़ जाएंगे, है ना। जल्दी जल्दी ये नोट कर दो। चलिए, हाँ हाँ हो जाएंगे, सब करा दूंगा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल सब करा दूंगा, चिंता मत करो, है ना। चलिए आगे बढ़िए। आवाज एकदम सही आ रही है, आवाज में कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। चलो, इसके बाद चुंबकीय क्वांटम संख्या की ओर बात करने, बस इसको और नोट कर लो, है ना। हमें लगभग कितने घंटे पढ़ना चाहिए? स्कूल हटा के 4-5 घंटे पढ़ लो। स्कूल और ये ऑनलाइन क्लास हटाकर 4-5 घंटे पढ़ लो, है ना। चलिए, चलो चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या की बात करेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करेंगे। तो सखा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है उसके बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था लैंडे। और जब लैंडे ने इस संख्या के बारे में बता दिया था, तो आगे की यदि मैं आप लोगों को बात बताऊं तो इस संख्या से संबंधित जो बाकी जानकारी थी, मतलब इस संख्या के बारे में विस्तृत अध्ययन जो है वो श्रोडिंगर और जीमान नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है ना। जी हाँ, क्या? श्रोडिंगर और जीमान नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को यह भी ध्यान में रखना होगा, क्या ये भी समझने की बात है, जो ध्यान से सुन लो। आगे की बात बता रहा हूं मैं आपको। देखो, इस संख्या, ये संख्या बताती क्या है?
जो उपकोष होते हैं उनसे संबंधित कक्षकों के बारे में बताती है, उन कक्षकों की संख्याओं के बारे में बताती है और कक्षकों के अभिविन्यास को भी बताती है। अभिविन्यास क्या होता है इस पर मैं आप लोगों से थोड़ी सी चर्चा अलग से करने वाला हूं, आप लोगों को जी हां थोड़ा सा और बताने वाला हूं अभिविन्यास के बारे में। अभी मैं पहले आप लोगों को चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो बता देता हूं। कौन सी संख्या? चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ते हैं, मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो भाई, चुंबकीय क्वांटम संख्या होती क्या है, मतलब इसके बारे में किसने बताया? ठीक है ना जी, क्या इसके बारे में किसने बताया? तो ध्यान से सुनो, इस संख्या के बारे में सबसे पहले किसने बताया? लैंडे ने बताया। लैंडे ने बताया, ठीक है ना। और अगर आगे की बात करें, इनके आगे हम लोग बात करें, ठीक है ना जी हाँ, देखो इन्होंने बता दिया इसके बारे में, फिर आगे बढ़ो भाई। आगे की अगर हम लोग बात करते हैं, चलिए, तो जब इसके बारे में बताया गया है या इसके बारे में समझाया गया तो इसकी विस्तृत व्याख्या किसने की? इस संख्या की, इस संख्या की विस्तृत व्याख्या, कैसी व्याख्या? विस्तृत व्याख्या, ठीक है ना। कंप्लीट इलेबोरेशन की बात करें अगर हम लोग, तो इस संख्या के बारे में जो कंप्लीट इलेबोरेशन करने की बात है, वो कंप्लीट इलेबोरेशन जो है वो श्रोडिंगर और जीमान ने किया था। किसने? श्रोडिंगर व जीमान ने किया। ठीक, श्रोडिंगर और जीमान करते हैं ये सब कुछ। आगे की बात समझो सखा। आगे की बात अपने पास ये है जिसको मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि भाई इस संख्या को हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम संख्या होने की वजह से स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? m से। इस संख्या को किससे दर्शाते हैं? m से दर्शाते हैं। ठीक है ना। इस संख्या को किससे दर्शाते हैं? m से, क्योंकि ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। ये दर्शाती क्या है? पहली चीज जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ये उपकोषों से संबंधित कक्षकों की संख्या को दर्शाती है। किससे? उपकोषों से। sp-df से रिलेटेड 1s 2s 2p 3s 3p इन सब को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, यह उपकोषों से संबंधित कक्षकों को दर्शाती है। कक्षक बोले तो ऑर्बिटल्स, ठीक है ना जी हाँ, कक्षक बोले तो ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करती है। और साथ में अगर हम लोग बात करें तो क्वांटम संख्या जो है ये कक्षकों का त्रिविम अभिविन्यास जो है वो भी दर्शाती है। ठीक है ना जी हाँ, क्या? त्रिविम अभिविन्यास जो है वो भी दर्शाती है। अब फिर एक प्रश्न उठ जाएगा अपने पास कि सर ये त्रिविम अभिविन्यास क्या होता है? ठीक है, क्या त्रिविम अभिविन्यास क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं, मगर उससे पहले ये भी समझा दिया जाए आप लोगों को कि ये संख्या जो है वो कक्षकों के त्रिविम अभिविन्यास को रिप्रेजेंट करती है। किसको? त्रिविम अभिविन्यास को रिप्रेजेंट करती है।
यह संख्या कक्षकों के किसको रिप्रेजेंट करते हैं? त्रिविम अभिविन्यास को प्रदर्शित करती है। अब प्रश्न यही है कि सर ये अभिविन्यास होता क्या है? अब ध्यान से सुनो। ठीक है, थोड़ा और नीचे कर देते हैं। किसको रिप्रेजेंट करने वाली है? त्रिविम अभिविन्यास को रिप्रेजेंट करने वाली है। अब देखो होगा क्या। होता यह है कि आप लोग क्या करो, कोई इलेक्ट्रॉन को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दो या किसी परमाणु को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दो। अब सका जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन या परमाणु को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो परमाणु के अंदर तो इलेक्ट्रॉन पहले से गतिशील है, उस गतिशील परमाणु के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और दूसरा, आपने परमाणु को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र और इलेक्ट्रॉन की गति के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, दोनों के बीच में एक अन्योन्य क्रिया होगी जिसकी वजह से जो कक्षक होगा वो कई भागों में विभक्त हो जाएगा। कक्षक क्या होगा? अलग अलग भागों में विभक्त हो जाता है। और जब कक्षक अलग अलग भागों में विभक्त हो जाएगा, इसी भाग को या इसी बात को या इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कक्षकों का अभिविन्यास कहते हैं। ठीक है ना? जी हां। चलिए देखो, वापस से समझो क्या है। हम परमाणु को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। परमाणु के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है और उस गतिशील इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है ना? जी हां, उस गतिशील इलेक्ट्रॉन की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है ना? और जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो दो चुंबकीय क्षेत्र हो गए भाई, एक तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जहां परमाणु को रखा हुआ है। ठीक है ना? जी हां। तो सिंपल सी बात है कि इन दोनों के बीच में आपस में क्रिया होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, और उस लड़ाई झगड़े से परमाणु कई भागों में विभक्त हो जाता है और इसका कई भागों में विभक्त होने की जो घटना है वही अभिविन्यास कहलाती है। ठीक है ना? जी हां। चलिए, सिंपल बात देखो रेणुका, ना तो आपने जो दोनों बुक्स लिखी है ना, इनकी किसी की आवश्यकता नहीं है। हमारे नोट्स पढ़ लो, बहुत पर्याप्त है बेटा, बहुत पर्याप्त है। ठीक है? चलिए, जब परमाणु को कहां रखा जाता है? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है ना? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं हम लोग। परमाणु को कहां रख रहे हैं? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो गतिशील इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रखा जाता है। तो गतिशील इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, कौन सा? आउटर जो है ना, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कैसी गति? अन्योन्य गति। कैसी गति? अन्योन्य गति। अन्योन्य मतलब एक दूसरे के साथ, अन्य प्लस उन्य, एक दूसरे के साथ। ठीक है ना? एक दूसरे के साथ लड़ाई, है ना? अन्योन्य गति जो है या अन्योन्य क्रिया जो है, इस अन्योन्य क्रिया के कारण, ठीक है, गति की जगह क्रिया लिखो, अन्योन्य क्रिया के कारण परमाणु में जो कक्षक होगा, कारण
परमाणु में उपस्थित उपकोष हो जाता है, अनेक भागों में विभाजित हो जाता है, अनेक भागों में विभाजित हो जाता है। विभाजित हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? जी हां, यही आपके पास क्या कहलाएगा? इसे ही हम लोग कहते हैं अभिविन्यास। ठीक है ना? जी हां, कक्षकों का अभिविन्यास कहते हैं, कक्षकों का अभिविन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कक्षकों का अभिविन्यास, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के नाम से इसको जानते हैं, कक्षकों का अभिविन्यास कहते हैं। ठीक है, अब आगे की बात सुनो। किसी उपकोष में कक्षकों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? m के बराबर होती है ना? ये भी ध्यान से सुनो। किसी भी उपकोष में कक्षकों की संख्या जो है, उपकोष में कक्षकों की संख्या इसके जो पॉसिबल वैल्यूज है ना वो क्या क्या है, इसके संभव मान क्या क्या है, क्या क्या हो सकती है वो सुनो। इसके जो संभव मान है वो है हमारे पास m, और m की वैल्यू होती है 2l+1। 2l+1 मतलब इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? l पर, है ना? क्या? l पर डिपेंड कर रही है। जो क्या क्या हो सकते हैं? जो -l से लेकर, कहां से लेकर? -l से, या फिर -l से लेकर 0 तक, और 0 से लेकर +l तक होते हैं, यहां तक होते हैं। कहने का मतलब अपने पास क्या है? कहने का मतलब यह है कि यदि l बराबर 5 है, क्या कहा? l बराबर क्या है? 2 है। ठीक है, तो m के कुल संभव मान कितने होंगे? m के कुल मान, संभव मान कितने होंगे भाई साहब? तो लाडलो m के संभव मान जो है वो क्या क्या हो सकते हैं? ध्यान से सुन लो। 2l+1 होता है, क्या होता है? 2l+1, तो 2 इंटू l की वैल्यू 2 + 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो इसके कुल कितने मान हो सकते हैं? 5। जो कि क्या क्या हो सकते हैं? जो देखो आपके पास क्या हो सकते हैं, जो ये हो सकते हैं m बराबर कहां से? -l से लेकर +l तक। तो -l के लिए -2, -1, 0, 1 और 2, ये वैल्यूज हो सकती हैं। कहने का तात्पर्य ये भी है सखा, क्या? कहने का तात्पर्य ये भी है कि यदि l बराबर आपके पास 3 है तो m के कुल संभव मान कितने होंगे? क्या? m के कुल संभव मान ये होंगे 2l+1, जिसमें 2 इंटू 3 + 1, तो वैल्यू कितनी हो सकती है? 7 मान हो सकते हैं। कितने मान हो सकते हैं सखा? 7 वैल्यूज जो है वो हो सकती हैं। और 7 वैल्यू क्या क्या हो सकती है? -l से लेकर +l तक। तो m के क्या क्या मान संभव है? -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3, ये सारी वैल्यूज जो है संभव है। ये सारे के सारे मान जो है वो पॉसिबल है सखा। ठीक है ना? ये सारे मान जो है वो संभव होंगे। स्पष्ट बात ये है अपने पास। ठीक है ना जी? और ये सारी बातें वहां डिपेंड करेंगी कि l का मान क्या है, l पर ये सारे मान निर्भर करते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई बात नहीं है। इतनी सरल और आसान बात है अपने पास, है ना? चलिए, इसके बाद एक बार हम नोट करवा देते हैं आपको, आप नोट कर लोगे, फिर अपन आगे बढ़ चलेंगे। अगली जो संख्या है वो है चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आपको स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में सारी चीजें बता देंगे। ठीक है ना? उपकोष किसे कहते हैं, सब चीजों पर बात करेंगे। हालांकि पहले भी बताया है, एसपीडीएफ के लिए उपकोषों की बात की जाती है,
तो एक बार पहले नोट कर लो, फिर आगे बता देंगे। चलिए बिल्कुल बिल्कुल नेक्स्ट बिल्कुल चलते हैं, क्यों नहीं चलेंगे नेक्स्ट। लो फिर नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। करिए नोट। आपकी वॉइस और बढ़ाओ, वॉइस एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेरे हिसाब से तो सबको सही आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा स्टूडेंट तो कहीं नहीं रहे, कोई 1 या 2 स्टूडेंट कह रहे हैं वॉइस के लिए, इसका मतलब वॉइस तो सही है ना जी। चलिए आगे बढ़िए, नोट करिए। ये m के संभव मान होंगे अपने पास। चलिए बहुत बढ़िया, नोट हो गया तो बहुत अच्छे हैं। चलो तो सखा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे चक्रण क्वांटम संख्या में, और चक्रण क्वांटम संख्या जो है उसकी बातें मैं आप लोगों से करूंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, राधे राधे।